वेलकम टू द चैनल एनसीईआरटी बाय नवीन सर। तो आज के लेक्चर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखेंगे। ज्योग्राफी सीरीज का छठवां चैप्टर है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले वाले सेक्शन में ये दिया हुआ है कि दिवाली का दिन था और हरीश और उसके पेरेंट्स के साथ वो मार्केट में गया होता है। ठीक है। तो हरीश ने शूज एंड क्लोथ्स अपने लिए लिए। ठीक है। और उसकी मदर ने यूटेंसिल शुगर एंड दियास, है ना, जो कि दिवाली में जरूरत पड़ती है उसके लिए। तो हरीश देखता है, ऑब्जर्व करता है मार्केट में कि मार्केट आर फ्लडेड विथ आइटम्स फॉर सेल। ठीक है ना। तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि ये सारे आइटम्स कहाँ से बने हैं, कैसे बने हैं। ठीक है। फिर वो अपने फादर से पूछता है कि फादर से पूछता है कि ये सारे आइटम्स, है ना, प्रोडक्ट कैसे बने हैं। ठीक है। तो फादर उसका एक्सप्लेन करते हैं कि क्लोथ्स और शुगर जो है ना, वो मशीन से बने होते हैं, मशीन से बनते हैं, प्रोसेसिंग होती है उनकी, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक है। और जो यूटेंसिल्स हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस यूनिट है वहां से बनते हैं। ठीक है। और दिया होते हैं वो आर्टिजन बनाता है, इंडिविजुअली बनाता है, तो ये सारे प्रोडक्ट वहीं से आते हैं और उनको मार्केट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उसके बाद उसकी सेलिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती क्या है। तो इसमें सिंपल दिया हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। ठीक है। जैसे कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रॉ मटेरियल है। ठीक है। रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है ना, रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द फाइन फिनिश्ड प्रोडक्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। है ना। तो जैसे देखें यहाँ पे एक रॉ मटेरियल है, उसकी प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद एक हमको वैल्यूएबल फिनिश्ड गुड मिल जाता है। ठीक है ना। वैल्यूएबल और फिनिश्ड गुड इसलिए बोलते हैं कि जैसे मान लो कि एक हमारे पास एक पोटैटो है। ठीक है ना। तो चिप्स कंपनी के लिए वो पोटैटो क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा। और जो चिप्स है वो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, पोटैटो की वैल्यू कम होती है, पैसे उस पे कम लगते हैं, चिप्स बन जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो चिप्स इंडस्ट्री जो है वो प्रोसेसिंग करती है रॉ मटेरियल का और वो हमको एक कंज्यूमर प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट हमको, है ना, देती है। ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं। जैसे शुगर केन से शुगर बनता है ना। आयरन स्टील कहाँ से बनता है, आयरन स्टील आयरन ओर से बनता है ना। एल्यूमिनियम कहाँ से बनता है, बॉक्साइट से। ठीक है। अब जो पीपल इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करेंगे उनको वो कौन सा एक्टिविटी करेंगे, सेकेंडरी एक्टिविटी। जो लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी में काम करते हैं। ठीक है। तो दे कहाँ-कहाँ काम करेंगे ये? दे वर्क दे द वर्कर एम्प्लॉयड इन द स्टील फैक्ट्री, कार, ठीक है ना, ब्रीवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बेकरी। तो ये सारे लोग कहाँ काम कर रहे हैं, ये सारे लोग कहाँ एम्प्लॉयड है, सेकेंडरी एक्टिविटी में। तो सेकेंडरी एक्टिविटी का एग्जांपल हो गया, है ना, इंडस्ट्री हो गया, फैक्ट्री हो गया, है ना, कार इंडस्ट्री हो गया, बेकरी इंडस्ट्री हो गया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया। ठीक है। अब किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखना है ना, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट के साथ देखना पड़ेगा। जिस जिस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, उसी कंट्री की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, है ना, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर देता है। ठीक है। कैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो एग्रीकल्चर पे, है ना, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हम, है ना, ट्रैक्टर बनाते हैं। ठीक है ना। हमारे पास मशीन होती है ना, खाद डालने वाली मशीन होती हैं, फर्टिलाइजर होती हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हमको इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो इससे क्या हो गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर मॉडर्नाइज हो गए।
ठीक है ना? जैसे पानी का छिड़काव करना उसके लिए हमारे पास स्प्रिंकलर होते हैं, है ना? सीड्स के स्प्रेइंग करना हो, सीड्स को छिड़काव करना हो उसके लिए भी हम हमारे पास मशीन होती है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज़ कर देती है, ठीक है? और ये हमारे बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग, और ये दोनों मिलके हमारे इकोनॉमी को अ, ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है? अब क्या है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इंडस्ट्री होगी तो उसमें जॉब मिलेगा लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड होंगे, ठीक है ना? जिससे क्या होगी, जो बेरोज़गारी है वो भी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। साथ-साथ उसके क्या होगी, उनको इनकम होगी उससे, तो जिससे उनकी गरीबी भी कम हो जाएगी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ द प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि इम्पोर्टेंस ये है कि जो भी इंडस्ट्री से सामान बनते हैं उसका एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? दूसरे एक बाहर की कंट्री में, ठीक है? बाहर कंट्री करें तो वहाँ से हमको पैसे मिलेंगे, तो वो पैसे क्या होते हैं हमारे, है ना? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है ना? ज़्यादा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? अब ये भी पाया गया है कि जो कंट्री अपने रॉ मटेरियल को ज़्यादा कन्वर्ट करती है फिनिश प्रोडक्ट में, है ना? वो बहुत प्रॉस्पेरस होते हैं, ठीक है ना? प्रॉस्पेरस होते हैं मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, वो ज़्यादा खुशहाली होते हैं। तो इसलिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग एक डायग्राम से देखते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ किसी कंट्री के कैसे मेजर किए जाएंगे, इनके मैन्युफैक्चरिंग से, ठीक है ना? तो मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करती है कि बेरोजगारी और पॉवर्टी को कम करती है, इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, है ना? एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है, ठीक है ना? एक्सपोर्ट एंड ट्रेड में हेल्पफुल करता है, जिससे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़े, है ना? हमारे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करता है, ठीक है? अदर अदर इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, है ना? एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करेगी, इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेगी और सोसाइटी को भी सपोर्ट करेगी। तो क्या है, वो हमारे पूरे डाइवर्सिटी को ज़्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है? अब यहाँ पे बात की कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव, मतलब ये दोनों ये अलग-अलग नहीं है, है ना? दोनों वो एक साथ चलते हैं। दे मूव हैंड इन हैंड, मतलब हाथ पकड़ के दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। इसका मतलब क्या है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का दोनों का रिलेशन यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। जैसे कि मान के चलें कि एग्रीकल्चर से हमको टोमेटो केचप बनाना है, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर से हमको टोमेटो लेना पड़ेगा एज ए रॉ मटेरियल, तो उसकी प्रोसेसिंग करेंगे इंडस्ट्री में, तो वहां से हमको केचप मिल जाएगा। मतलब इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर क्या प्रोवाइड कर रहा है, रॉ मटेरियल, और इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड कर रही है ना? इंडस्ट्री प्रोवाइड करेगी एग्रीकल्चर को इरिगेशन पंप, है ना? पानी का छिड़काव करने के लिए पंप वो प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करती है, इंसेक्टिसाइड करती है, ठीक है ना? पेस्टिसाइड्स और पीवीसी पाइप मशीन्स टूल्स एंड, है ना? एंड मेनी अदर थिंग टू द फार्मर, ठीक है? तो एग्रीकल्चर क्या करता है, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और इन रिटर्न इंडस्ट्री क्या करती है, बहुत सारे सपोर्टिव इनपुट्स एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि दोनों वो एक साथ मूव करते हैं, ठीक है? लेकिन देखते हैं कि आजकल के जो ग्लोबलाइजेशन है, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन का दौर है, सारे कंट्री एक साथ अब आपस में जुड़े हैं, ठीक है? ये तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है कि हमारी इंडस्ट्री को एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, है ना? बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना? लेबर कम यूज़ करना चाहिए, पावर कम यूज़ करना चाहिए, प्रोडक्ट्स के दाम भी कम होने चाहिए और कॉम्पिटिटिव होने चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में। जैसे एक बार इंडिया का प्रोडक्ट ले लें और चाइना का प्रोडक्ट ले लें, तो हमको देखने को मिलता है कि चाइना का प्रोडक्ट जो है वो सस्ता होता है, ठीक है? इसलिए हमको बस सेल्फ सफिशिएंट इज़ नॉट इनफ, ठीक है ना? तो हमको अपने इंडस्ट्री में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होना है, बल्कि, है ना, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल लेवल मार्केट पे कॉम्पीट कर जाए।
ठीक है। अब बात करते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। अब जो इंडस्ट्री का योगदान है इंडियन नेशनल इकोनॉमी में क्या है, कितना वो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करती है वो देखते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि लास्ट 20 साल में, ओवर द लास्ट टू डेकेड, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज स्टेगनेटेड। ठीक है ना। तो मतलब एक बराबर है ना, 20 सालों से हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो 7% है। 17% ऑफ द जीडीपी है। कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, पूरे इंडस्ट्री पूरे जीडीपी का 17% कर रही है। ठीक है। और बहुत सारी इंडस्ट्री जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं आती है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया है ना इंडस्ट्री का, 27%। ठीक है। और 10% कहाँ से आ रहा है हमारे पास, माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस से आ रहा है। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 27% में 17% है ना कंट्रीब्यूशन है उसका जीडीपी में, ये हम देखने को मिल रहा है ना। लेकिन बहुत सारे हमारे ईस्ट एशियन कंट्री हैं, जैसे चाइना है, ठीक है ना, सिंगापुर हो गया, ठीक है, बैंकॉक हो गया, थाईलैंड हो गया। ये सारे जो कंट्री हैं, वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग का है ना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, लगभग 22-25 से 35% है। ठीक है। तो हमारे मतलब लगभग आधे हैं। तो इसको बढ़ाने की जरूरत है इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है। लेकिन कुछ रिसेंट ट्रेंड में देखा है कि हमारी जो है ना लास्ट डिकेड का देखा था 7% ग्रोथ रहा है। ठीक है ना। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट कितना है, 12%, तो 5% का लैग है। ठीक है ना। लेकिन हम 2003 से देखें कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो पर साल, पर ईयर कितना हो रहा है, 9 से 10% का ग्रोथ हो रहा है। अब ये ग्रोथ कैसे आई, है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसी लेके आती है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी है ना, जो पॉलिसी इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट करती है वो पॉलिसी लेके आई गवर्नमेंट। ठीक है। कुछ है ना, गवर्नमेंट और यहाँ पे इंडस्ट्री के सपोर्ट से हमारे जो ग्रोथ है वो इंडस्ट्री की बढ़ गई 7 से 10% हो गया। ठीक है। तो इसको ग्रो करने के लिए है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने एक काउंसिल बनाई जिसका नाम है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, जो ये सारी मैन्युफैक्चरिंग ना इंडस्ट्री को देखती है, पॉलिसी लाती है, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन नेशनल इकोनॉमी में बढ़ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल लोकेशन की। ठीक है। अब इंडस्ट्रियल लोकेशन मतलब इंडस्ट्री का लोकेशन कहाँ होना चाहिए, वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, हाँ, लोकेशन ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, लेबर पे। ठीक है ना। तो लेबर चीप होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। रॉ मटेरियल भी चीप होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। है ना। है ना, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, कैपिटल की जरूरत पड़ती है हमारे पास। ठीक है। सामान को बेचने के लिए मार्केट भी इम्पोर्टेंट है ना। अब जहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मार्केट तक सामान पहुँचाने के लिए हमको एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इंडस्ट्री बनाने के लिए लैंड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और पावर की ज़रूरत पड़ेगी। पावर रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, तभी तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चलेगी। तो ये कह सकते हैं हमारे पास कुछ 7-8 जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, है ना, फैक्टर है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। तो लोकेशनल फैक्टर फॉर इंडस्ट्री कौन-कौन से हो गए हमारे पास? लेबर, रॉ मटेरियल, कैपिटल, है ना, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, लैंड एंड पावर। ठीक है। यहाँ पे वही सब बातें यहाँ की गई है ना। रॉ मटेरियल होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, पावर होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए। ये सारे क्या है, लोकेशनल फैक्टर फॉर द इंडस्ट्री है। लेकिन बात ये है कि ये सारे फैक्टर है ना, ये सारे जो फैक्टर हैं है ना, ऑल द फैक्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर नॉट अवेलेबल एट वन प्लेस। एक प्लेस पे ये लोकेट नहीं होंगे, इसलिए हमको इसको अरेंज करना पड़ेगा, है ना, कम से कम कॉस्ट में। ठीक है ना। जैसे इंडस्ट्री के लिए लैंड होगी, पावर होगी, लेकिन मार्केट नहीं होगा। ठीक है। तो हमको एफिशिएंट वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमारी प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्री से मार्केट तक पहुँच जाए। ठीक है। तो हमको मिनिमम कॉस्ट पे सारी चीज, सारे फैक्टर्स को अरेंज करने पड़ेंगे। ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट है, जिस जहाँ पे आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, इंडस्ट्री बनने के बाद वहाँ पे शहरीकरण भी देखने को मिलता है, अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है।
ठीक है? जैसे कि मान लो कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ने के बाद क्या होगा, हमारी जॉब लगेगी, तो जॉब से हमारा ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ करने के लिए मतलब अपने अपने आप को ग्रो करने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। वैसे इंडस्ट्री जब ग्रो होती है, तो साथ-साथ अर्बनाइज़ेशन भी, है ना? अर्बनाइज़ेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री एंड अर्बनाइज़ेशन गो एंड इंडस्ट्री एंड द अर्बनाइज़ेशन गो हैंड इन हैंड, मतलब दोनों एक साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन होती है ना, अर्बन में क्या होता है, जो बड़े-बड़े सिटीज़ हैं, है ना? वो बहुत सारे सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइस टू द इंडस्ट्रीज़। ठीक है ना? ये सारे सर्विसेज जो हमको इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो सिटी अच्छे से प्रोवाइड करती है। ठीक है ना? आप सिटी में देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, लेबर्स, है ना? लेबर अवेलेबिलिटी, कंसल्टेंट, है ना? कंसल्टिंग एजेंसी होती है, बैंकिंग होती है, इंश्योरेंस होते हैं, जो हमारे इंडस्ट्री को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? तो आइडियल लोकेशन क्या होगा? है ना? फैक्ट्री के लिए एक आइडियल लोकेशन क्या होगी? है ना? आइडियल लोकेशन होगी कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल का साइट है, ठीक है ना? जो रॉ मटेरियल हमको मिल रहा है, जो एरिया में मिल रहा है, वहाँ पे रॉ मटेरियल का कॉस्ट, है ना, कम से कम होना चाहिए, है ना? जो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन, जो सामान बनाने के बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका भी कॉस्ट कम होना चाहिए। तो ये 4 फैक्टर जो यहाँ पे दिए हैं, ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, जो आइडियल लोकेशन होते हैं, है ना? कि एक्चुअल में यही होना चाहिए, ठीक है? है ना? लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री इम्पोर्टेंट होना चाहिए, कहाँ फैक्ट्री लोकेट है, मार्केट के पास है कि नहीं है ना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ठीक है ना? ये सारे फैक्टर जो है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट होना चाहिए वो भी कम होना चाहिए, फैक्ट्री जहाँ लगा रहे हैं उसकी डिसीजन जो लोकेशन होनी चाहिए मार्केट के करीब होनी चाहिए, और जो सामान हम बना रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसकी भी कॉस्ट कम होनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे दिया है एक टर्म, एग्लोमरेशन इकोनॉमी। अब जिस एरिया, जो सिटी, है ना, ये सारे फैक्टर प्रोवाइड करती है एक लोकेशन पे, तो वहाँ पे क्या होता है, और अदर्स और भी इंडस्ट्री जो है वहाँ पे आके अपनी इंडस्ट्री सेटअप करती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक लोकेशन है सिलिकॉन वैली, ठीक है ना? जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस माना जाता है, ठीक है? तो जितनी भी इंडस्ट्री, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री है, वो सिलिकॉन वैली में ही, है ना, इंस्टॉल्ड है या बनी हुई है। क्यों बनी है? क्योंकि सारे जो फैक्टर्स हैं ना, वहाँ पे अवेलेबल हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इसलिए कर सकते हैं, वो अर्बन सेंटर जो सारे सर्विसेज, सारे फैक्टर प्रोवाइड करती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, उस एरिया को हम लोग एग्लोमेरेशन इकोनॉमी बोल बोल देते हैं। इंडिया में ऐसे 3-4 सिटी हैं जो एग्लो एग्लोमेरेशन इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी प्रोवाइड करते हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड खासकर बैंगलोर भी कर सकते हैं, दिल्ली भी कर सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि इंडस्ट्री और मार्केट कैसे दोनों आपस में लिंक्ड है, ठीक है ना? दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है? अब क्या है कि मार्केट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? अब क्या है कि यहाँ पे जो मार्केट है, देखो यहाँ पे, अब इंडस्ट्री में देखिए बहुत सारे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। सारे ये फैक्टर्स भी जो ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं। तो ये सारे फैक्टर जो हैं हमको मार्केट प्रोवाइड करती है। देखो यहाँ से जाएँगे, मार्केट ने प्रोवाइड किया। ठीक है? अब यहाँ से सारे फैक्टर प्रोवाइड हो गए, तो इंडस्ट्री क्या करेगी, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगी किसमें, फाइनल प्रोडक्ट में, ठीक है ना? अब ये क्या होंगे, फाइनल प्रोडक्ट जो होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ से, फैक्ट्री में। फैक्ट्री से फिर आउटपुट ट्रांसपोर्ट होता है ना, मार्केट में। फिर से मार्केट क्या करती है, पैसे प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री को, ठीक है? इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करता है हमको, आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये सारे लिंकेज हैं जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है? जैसे कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, वेजिटेबल ऑयल्स है, सीमेंट्स है, ग्लासवेयर है, पेट्रोल है, स्कूटर है
है ना, एंड सो ऑन, मेडिसिन है, ऑटोमोबाइल्स है ना। तो ये सारे जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, इसको हमने एक क्लासिफिकेशन में, है ना, क्लासिफाइड किया है ना। कि जिस क्या क्लासिफिकेशन होगा कि ट्रांजिस्टर कहाँ बनेंगे, सीमेंट कहाँ बनेंगे, स्कूटर किस टाइप के इंडस्ट्री में बनेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिस हैं, किस बेस पे हमको इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। फर्स्ट क्या है, रॉ मटेरियल। दूसरा क्या है, मेन रोल है। तीसरा हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। मालिकाना हक किसका है ना, ओनरशिप किसका है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है ना। और उसके वेट पे देखेंगे, है ना। जो हमारे पास इनपुट है रॉ मटेरियल का जो है, वो उसका वेट क्या है, उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है। अब हमको यहाँ पे एक चीज देखने की जरूरत है, व्हाट वाज नीडेड टू इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है। अब कुछ हमारे पास इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना, उसको और भी इंडस्ट्री हमको बनानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमको डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट हमको जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास कुछ ही इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री को भी अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जो छोटी इंडस्ट्री है उसको हमको बड़ी इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर है तो गवर्नमेंट फैक्ट्री भी लगानी उतना ही इम्पोर्टेंट ठीक है। अब ये देखें, क्लासिफिकेशन देखें, है ना, कितने बेस है हमारे पास, 5 बेस है। रॉ मटेरियल, है ना, मेन रोल क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे करेंगे, ओनरशिप के बेस पे करते हैं, बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड के बेस पे हम इसका क्वालिफिकेशन करते हैं। ठीक है ना। अब पहला देखेंगे, रॉ मटेरियल के बेस पे एग्रो बेस इंडस्ट्री है, मिनरल बेस इंडस्ट्री है। ठीक है। इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। मेन रोल बेसिक और की इंडस्ट्री होती है, कंज्यूमर इंडस्ट्री में, है ना, इसका क्लासिफाइड करेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, है ना, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ओनरशिप पब्लिक होती है, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी में इसका क्लासिफिकेशन होगा, ज्वाइंट सेक्टर में होगा, कोऑपरेटिव सेक्टर में होगा, हैवी और लाइट इंडस्ट्री। ठीक है। ये देखते हैं। अब देखो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है जो एग्रीकल्चर इनपुट्स पे डिपेंड करती है, मतलब जो जो भी एग्रीकल्चर, है ना, रॉ मटेरियल उस पे जो इंडस्ट्री डिपेंड करती है उसको हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोल देंगे। जैसे टेक्सटाइल है, कॉटन हमको कहाँ मिलेगा, एग्रीकल्चर से मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, चिप्स इंडस्ट्री होगी, टोमेटो इंडस्ट्री होगी, है ना, वो हमको किस पे डिपेंड करेगा, मतलब पोटैटो एंड टोमेटो पे डिपेंड करता है। डेयरी इंडस्ट्री होगी, ठीक है ना, जैसे पनीर हो गया, है ना, बहुत सारे जो स्वीट्स बनते हैं वो हमको कहाँ कैसे बनते हैं, मिल्क से बनते हैं। ठीक है। तो मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, एग्रीकल्चर से होता है। शुगर इंडस्ट्री होती है जो शुगर केन पे डिपेंड करती है ना। वेजिटेबल ऑयल्स एंड इंडस्ट्री होती है, जो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, सोयाबीन्स होते हैं, है ना, ग्राउंड नट होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं इंडस्ट्री किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मेन रोल पे, हमारे दो इंडस्ट्री होती है, बेसिक की इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक की इंडस्ट्री क्या होता है कि है ना, सप्लाई दे रॉ मटेरियल, है ना, टू अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर अदर गुड्स, है ना, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, कॉपर स्मेल्टिंग एंड आयरन स्मेल्टिंग, ये इंडस्ट्री है। ठीक है। जैसे हमको कार बनाने हो तो हमको आयरन और स्टील की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिक रॉ मटेरियल क्या है कार इंडस्ट्री के लिए, स्टील एंड आयरन। ठीक है। हमको वायर बनानी हो, है ना, वायर की कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, तो वो उसको हमको कॉपर की जरूरत पड़ेगी। तो कॉपर कॉपर क्या हो गया, उसका बेस हो गया, इसलिए हम उसको बेसिक इंडस्ट्री बोल देते हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्री वो होते हैं जो डायरेक्ट वो सामान बनाती है जो डायरेक्ट यूज में आ जाए। जैसे शुगर इंडस्ट्री क्या है, कंज्यूमर इंडस्ट्री है। टूथपेस्ट क्या होती है, टूथपेस्ट हम डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है ना। पेपर इंडस्ट्री होती है जो ट्री को प्रोसेसिंग करके हमको पेपर बना के देती है। फैंस हो गए, जो कंपनी फैंस बनाती है वो हमारे पास कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गई। ठीक है ना। जैसे ये देखें, ये क्या है, हनी है, तो हनी कहाँ से, हनी जो इंडस्ट्री प्रोवाइड करेगी उसको हम लोग कंज्यूमर, है ना, इंडस्ट्री बोल देंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे क्यों कितने होंगे, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं
और लार्ज स्केल इंडस्ट्री होते हैं। ठीक है। अब जो वो कंपनी जो 1 करोड़ 1 करोड़ के कम इन्वेस्टमेंट में जो भी इंडस्ट्री बनेगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोल देंगे। ठीक है ना। अब रन बाई स्मॉल लेस नंबर ऑफ पीपल, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसमें बहुत कम लोग काम करते हैं, कुछ कुल मिला जुला के है ना 50-60 लोग होंगे। ठीक है ना। यहाँ पे इसमें लेबर ज्यादा होते हैं। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ना। गुड़ इंडस्ट्री जो होती है, खांडसरी, है ना। खांडसरी क्या होती है कि शुगर केन का बाई प्रोडक्ट होता है, तो वो इंडस्ट्री क्या हो जाएंगे हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। छोटे मोटे जो इंडस्ट्री होते हैं ना उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोल देंगे। उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम लगती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई। ठीक है। बॉटल बनाने वाली कंपनी हो गई। ठीक है ना। जो हमारे पास है ना कूलर्स बनाती हैं, वो सारी इंडस्ट्री होगी, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, वो सारे हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे ओनरशिप की बेस पे, मालिकाना क्या है। पब्लिक सेक्टर, है ना, प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट बात करेंगे ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है। उसके बाद वेट के बेस पे करेंगे तो हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि है ना पब्लिक सेक्टर कंपनी को होंगी जो गवर्नमेंट ऑन करेगी, है ना। प्राइवेट सेक्टर कौन सी होती है, जो कुछ लोग मिलके इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलके है ना उस कंपनी को चलाते हो, तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी होगी। जैसे एग्जांपल ले लो, भारत भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स है, वो BHEL, है ना। स्टील स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल जो कंपनी है ना, ये सारी कंपनी जो है ना, ये कौन सी कंपनी है, ये हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी है। जैसे टाटा रिलायंस क्या है, ये हमारे टाटा रिलायंस हमारी कौन सी कंपनी है, ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वाइंट सेक्टर, जहाँ पे गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स, है ना, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके कोई इंडस्ट्री चला रही है, तो वो ज्वाइंट सेक्टर होंगे। जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड कंपनी क्या है ना, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर चलाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वो हो गए, है ना, जिसमें इंडस्ट्री ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल। अब जो भी लोग हैं, जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है अमूल। अमूल का जो भी दूध मिलता है या जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री होते हैं। ठीक है। वहां पे जो सप्लायर होंगे, जो रॉ मटेरियल का सप्लाई करेंगे, है ना, और जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, ये दोनों मिल के एक साथ काम करते हैं। मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर और जो सामान का सप्लायर दोनों मिल के काम करेंगे, उस सेक्टर को हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर बोलेंगे। जैसे कि हमारे कुछ इंडस्ट्री महाराष्ट्र और केरल में है ना, शुगर इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में है वो क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है। अब हैवी है और लाइट है। ठीक है। अब इसमें क्या होंगे, जो भी रॉ मटेरियल है ना, हैवी रॉ मटेरियल होंगे उसको हम लोग हैवी इंडस्ट्री बोल देंगे, और जिस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल लाइट वेट होगा उसको हम लोग लाइट इंडस्ट्री बोल देंगे। ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल आयरन एंड स्टील। अब क्या होता है, आयरन एंड स्टील भारी होता है ना। जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी क्या है, हैवी इंडस्ट्री है ना। जैसे इलेक्ट्रिकल फैंस, वॉचेस, सीविंग मशीन, ये क्या होती है, ये लाइट मटेरियल प्रोवाइड करती है, मतलब हल्के सामान बनाती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, लाइट इंडस्ट्री। जैसे ये वॉच की कंपनी होती है, ये सारे लाइट इंडस्ट्री है। ठीक है। यहाँ तक हमने है ना हैवी इंडस्ट्री पढ़ लिया, है ना, आयरन एंड स्टील। है ना। लाइट इंडस्ट्री क्या होते हैं, जो हमको लाइट गुड्स प्रोवाइड करते हैं, हल्की चीजें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। अब हम बात करेंगे इसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है ना। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जांपल कौन से हो गए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, है ना, जूट इंडस्ट्री हो गया, सिल्क हो गया, शुगर इंडस्ट्रीज, है ना एडिबल ऑयल इंडस्ट्री। ये क्या सारे एग्जांपल हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के। तो हमको बस यहाँ पे कॉटन और जूट के बारे में डिटेल में पढ़ना है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद, जो कपड़े वाली फैक्ट्री होती है उसके बारे में। ठीक है। अब देखिए इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पूरे इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में एक यूनिक पोजीशन होल्ड करता है ना? इसके इम्पोर्टेंट इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है ना? अब जो भी इंडस्ट्री, इंडिया में जो भी इंडस्ट्री है उसका 14% प्रोडक्ट है ना, शेयर किसका है ना? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है? 14%। है ना? मान लो कि 100 रुपए की सामान बन रही हो इंडस्ट्री से, तो 14 रुपए की सामान हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आ रही है, मतलब कपड़े इंडस्ट्री से आ रही है ना? और कितने लोगों को सपोर्ट कर रही है? 35 मिलियन, है ना? लगभग 35 लाख 3 करोड़ लोग को सपोर्ट करती है ये। मतलब 350 लाख हुआ ना, तो मतलब 3.5 करोड़ लोग को ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। ठीक है। अब ये ऐसी इंडस्ट्री है ना जो एग्रीकल्चर के बाद ये दूसरे नंबर की इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने परसेंट पूरे इंडिया के लोग काम करते हैं? 50%। 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर, एंड द नेक्स्ट इंडस्ट्री दैट इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें लगभग 3.5 करोड़ लोग है ना एम्प्लॉयड हैं। ठीक है। अब इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जीडीपी में ग्रोथ कितनी है ना? 4% ग्रोथ है। ठीक है। पूरे इंडस्ट्री का इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है? 17%, है ना? लेकिन 4% कहाँ से आ रहा है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है ना? कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, है ना? सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब ये ऐसी इंडस्ट्री है कि इसको किसी चीज पे डिपेंड नहीं होती है, मतलब ये किसी भी इम्पोर्टेड चीज पे डिपेंड नहीं होती है। सारा चीज ये इंडिया में प्रोड्यूस होता है, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तक। ये खुद इंडस्ट्री मैनेज करती है। ठीक है। इसको किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। अब यहाँ पे है ना वैल्यू एडिशन कैसे जनरेट होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि फाइबर का प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है ना? फाइबर क्या होते हैं? जो रेशम के जो धागे होते हैं, है ना? उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। वो सारी चीजें एग्रीकल्चर में हमको देखने को मिलती है। ठीक है। तो रेशम के धागे ले आएंगे, उसको हम लोग स्पाइनिंग करेंगे, मतलब उसका रोल बनाएंगे। रोल बनाने के बाद क्या होता है? उसका वीविंग करते हैं, सिलाई करते हैं, है ना? सिलाई करने के बाद क्या होता है? उसको हम लोग सुखाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। देन हमको गारमेंट मैन्युफैक्चर होता है उसका। कहने का मतलब है सबसे पहले हमको रॉ फाइबर चाहिए, है ना? जो रेशम के धागे होते हैं वो चाहिए, है ना? उसका हम क्या करते हैं? यान बनाते हैं। ठीक है। अब रॉ फाइबर क्या हो गया? जो प्लांट होते हैं, है ना? जैसे कॉटन बॉल होता है, ठीक है ना? कॉटन प्लांट लेके आएंगे, उसका हम लोग रेशम के धागे बनाएंगे, यार्न बनाएंगे, उसका फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है। फैब्रिक बनाने के बाद गारमेंट बनाते हैं। ठीक है। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। अब पहले के जमाने में एंशियंट इंडिया में क्या होता था? हम हाथ से ही है ना उसका रोल करते थे, धागा का स्पाइनिंग करते थे। ठीक है ना? मतलब हैंडलूम इंडस्ट्री था, है ना? हैंडलूम मतलब हाथ से ही सिलते थे ज्यादातर काम हम, है ना? कैसे होते थे? हैंडमेड होते थे। ठीक है। लेकिन 18 सेंचुरी में क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद, है ना, ये सारी टेक्निक क्या होगी? हैंडलूम से पावर लूम हो गई। ठीक है ना? सारे फैक्ट्री है ना इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगे, तो इसके वजह से हमारी इंडस्ट्री को एक सेटबैक पहुंचा। पहले क्या था? हैंडलूम इंडस्ट्री था, लोग हाथ से कपड़े बनाते थे, कहते हैं ना पूरी प्रोसेस हाथ से होती थी। लेकिन जब उसमें पावर लूम आ गई, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से प्लांट चलने लगे, तो क्या हो गया कि हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को, हमारे जो घर की इंडस्ट्री है, इंडिया की इंडस्ट्री है, उस पे ज्यादा है ना सेटबैक लगा। ठीक है। तो पहली इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ बनाई गई? मुंबई में 1854 में बनाई गई। ठीक है। अब क्या हुआ कि है ना 2 वर्ल्ड वॉर हुए, है ना? द वर्ल्ड वॉर
was fought in Europe. India was a British colony. There was a demand for cloth in UK. ठीक है ना? अब क्या हुआ है कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूके में है ना क्लॉथ की डिमांड बढ़ी, तो इंडिया ने वहाँ पे बहुत सारा है ना कॉटन टेक्सटाइल जो है उसको एक्सपोर्ट किया। इसके वजह से इंडिया में एक डेवलपमेंट को बूस्ट मिला। ठीक है? जैसे एग्जांपल देखें 2011 तक, नवंबर 2011 तक देयर वेयर 1946 कॉटन एंड हैंडमेड है ना टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री। ठीक है ना? मिल्क नहीं होगा, यहाँ मिल होगा। ठीक है? मात्र हमारे पास कितने हैं? 1946 जो हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो हुआ करती थी। ठीक है ना? लेकिन 80% उसमें से प्राइवेट सेक्टर के होते थे और बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की होती थी। ठीक है ना? मतलब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कम था। ठीक है? अब ये सारे के जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कुछ ही एरिया में हुआ करते थे, महाराष्ट्र एंड गुजरात। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो फैक्टर ऑफ लोकेशन होते हैं इंडस्ट्री के, वो सारे चीज वहाँ पे प्रेजेंट होते थे, है ना? जैसे रॉ कॉटन हो गया, मार्केट था, ट्रांसपोर्ट था, लेबर थे, क्लाइमेट थे, ये सारे चीज वहाँ पे अच्छे से है ना अवेलेबल होती थी। इसलिए सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ लोकेट हो गए? महाराष्ट्र एंड गुजरात में। ठीक है? साथ साथ वो सारे इंडस्ट्री है ना एक प्रोवाइडेड लिविंग टू द फार्मर, लोगों को जो किसान होते तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करती थी, है ना कॉटन बॉल प्लकर होते हैं, जो कॉटन की प्लांट होती है उसको प्लग करने वाले जो वर्कर होते हैं उनको बहुत ज्यादा काम मिला, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ी। ठीक है? साथ साथ डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग और सीविंग मशीन में भी है ना डिमांड बढ़ा, जिसके वजह से हमारे फैक्ट्री से है ना फैक्ट्री वर्कर को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। ठीक है? अब देखते हैं कुछ इंडस्ट्री जो होती है ना, जैसे स्पाइनिंग इंडस्ट्री कहाँ कहाँ थी? महाराष्ट्र और गुजरात, तमिलनाडु में सेंट्रलाइज थी, वहीं भी थी, है ना? लेकिन क्या है कि जो हमारी वीविंग थी, है ना कपड़े सिलने वाली जो प्रोसेस थी वो बहुत डाइवर्सिफाइड थी, डिसेंट्रलाइज था। ठीक है ना? Therefore, scope of incorporating traditional skill है ना एंड डिजाइन ऑफ वीविंग कॉटन। ठीक है ना? तो हमारे पास क्या था कि जो अलग अलग जगह पे है ना, जैसे मान लो कि स्पाइनिंग है ना धागा को रोल करने की इंडस्ट्री जो थी है ना महाराष्ट्र और गुजरात में थी, है ना? लेकिन जो उसको सिलने वाली टेक्निक थी वो अदर अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में थी, अदर स्टेट में थी। तो इन दोनों को क्या है कि एक जगह है ना कॉपरेशन में काम करना पड़ेगा, है ना? जिसके वजह से इंडिया की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप हो गई। ठीक है ना? तो इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पाइनिंग एंड बट द वीविंग सप्लाईज लो क्वालिटी। ठीक है ना? प्रोडक्शन में स्पाइनिंग के प्रोडक्शन में वर्ल्ड क्लास थी, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक थी, जो कपड़े की क्वालिटी थी वो बहुत ही लो क्वालिटी थी। ठीक है ना? इसलिए क्या हुआ है ना, इसलिए कह सकते हैं कि वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल्स। ठीक है? अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए हमको है ना हैंडलूम और पावरलूम और मिल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? इसलिए इंडियन है ना क्योंकि पावरलूम आने के बाद क्या हुआ, मिल बनने के बाद, इंडस्ट्री बनने के बाद हमारी ट्रेडिशनल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो धीरे धीरे कम होती गई। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने खादी को प्रमोट करने के लिए है ना बहुत सारे बहुत सारे अलग अलग स्कीम चलाए, है ना? जैसे कि एक स्कीम है, एक कमीशन बनाई गई, खादी विलेज एंड है ना खादी विलेज इंडियन कमीशन लेके आई, KVIC। ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर कंपनी टू कीप मिल सेक्टर होम लोअर देन द पावर लूम एंड द हैंडलूम। ठीक है ना? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू कीप है ना मिल सेक्टर, है ना? अब क्या है कि पावर और लूम है ना हैंडलूम और पावर लूम को से नीचे हमको रखना पड़ेगा मिल सेक्टर से, क्योंकि मिल सेक्टर में क्या होता है कि एक सारी प्रोसेस जो होती है फ्रॉम स्पाइनिंग टू द फाइनल प्रोडक्ट है ना गारमेंट प्रोडक्शन जो होती है कपड़े, मतलब जो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल होते हैं और फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, सारी चीजें मिल सेक्टर में बाई मशीन होते हैं, थ्रू द यूज ऑफ मशीन होते हैं।
ठीक है ना? इसलिए हमको अपने इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमको मिल सेक्टर को पावर और हैंडलूम सेक्टर से कम रखना पड़ेगा, उसके अंदर कम रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो इंडिया के है ना टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, बिकॉज इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू द जापान। यार्न मीन्स हो गए जो धागे होते हैं, फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है? और महंगे दामों पे करते हैं, इसलिए यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, ठीक है? सारे यूएस, रसिया, है ना, फ्रांस, यूरोप, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्री में हम अपना यार्न को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ दिए हैं कि कुछ एरिया दिए हैं ना, कॉटन टेक्सटाइल कहाँ फेमस है। ये सारे एरिया क्या है? कॉटन टेक्सटाइल गुजरात और महाराष्ट्र, कुछ एरिया यहाँ पे तमिलनाडु के हैं। ये सारे फेमस है किसके लिए? टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल के लिए। वुलन टेक्सटाइल देख लेंगे, हमारी ये सारे रीजन है वुलन टेक्सटाइल के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे यहाँ पे इंडिया एक लार्ज शेयर वर्ल्ड ट्रेड में कॉटन यार्न में शेयर करता है। जो कॉटन यार्न होती है ना, जो कॉटन के रेशम होते हैं, उसमें इंडिया एक अच्छा पोजीशन होल्ड करता है, नियरली 25%, वन फोर्थ ऑफ द टोटल ट्रेड, है ना? पूरी जितनी व्यापार हो रही है ना यार्न में, है ना, जो धागे होते हैं, यार्न का मतलब क्या है, धागे, उसमें 25% शेयर है इंडिया का, ठीक है? लेकिन गारमेंट्स में देखें इंडिया का बस 4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल है ना? हम जो कपड़े का रॉ मटेरियल है उसमें हम 25% शेयर होल्ड कर रहे हैं, लेकिन कपड़े बनाने में बस 4% शेयर कर रहे हैं। क्यों? कि जो हमारी स्पाइनिंग मिल्स है ना, वो है ना कॉम्पिटिटिव है, ठीक है ना, हमारे पास एडवांटेज है ना, फैब्रिक जो फाइबर जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें हमारा क्या है ना, उसमें हमारा एडवांटेज है। लेकिन है ना, वीविंग, निटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट में हमारी क्वालिटी बहुत ही कम होती है, उसमें हमारा एडवांटेज नहीं, हम डिसएडवांटेज पोजीशन पे हैं, जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी है ना, फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना? क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट हैं बहुत छोटे छोटे हैं, स्मॉल्स हैं, ठीक है ना? अच्छी फैक्ट्री होगी, बड़ी फैक्ट्री होगी तो हम हाई क्वालिटी फैब्रिक प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि हमारी मार्केट की ज़्यादा ग्रोथ होगी, ठीक है? एक एग्जांपल से देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे यान इज सोल्ड एट 85, है ना, पर केजी, मतलब 85 रुपए का यान बेच रहे हैं, लेकिन उसी से हम है ना पैंट बनाते हैं, ट्राउजर बनाते हैं तो 800 रुपये पर किलोग्राम बिकती है, ठीक है? तो ये फर्क है। तो इसको हमको ज्यादा, गवर्नमेंट को ज्यादा यहाँ पे एफर्ट करने की जरूरत है, जिससे कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करे। वाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर वीविंग सेक्टर instead of exporting yarn in large quantity, ठीक है? We have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, ठीक है ना? अब क्या है, कॉटन के जो फाइबर है उसमें हमने अपना प्रोडक्शन अच्छे कर लिया, हाई क्वालिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास पावर सप्लाई कम है, ठीक है? इसलिए हमको वीविंग सेक्टर को भी, वीविंग सेक्टर है ना क्या होती है, जो कपड़े सिलती है, कपड़े बनाती है ना, वो सेक्टर की बात करेंगे तो वीविंग सेक्टर होती है वो, ठीक है? तो उसमें क्या है, हमको है ना पावर सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास पावर सप्लाई कम होती है, इलेक्ट्रिसिटी कम होती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी लो कॉस्ट में नहीं मिल पाती है। हमको मशीन को अपग्रेड करना पड़ेगा। हमारे पास जो मशीनें हैं वो पुरानी है, बहुत ओल्ड है, ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी है, तो हमको वहाँ पे अपनी मशीनरी को अपग्रेड करना पड़ेगा। लेबर आउटपुट बढ़ानी पड़ेगी, हमारे लेबर क्या है, अनस्किल्ड ज़्यादातर क्या होते हैं, लेबर होते हैं, है ना? इसके अपने लेबर को ज़्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, स्किल्ड उनको बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो अच्छा, है ना, अपनी आउटपुट दे सकें, है ना? अब जो हमारे पास कॉम्पिटिशन आ रही है इंटरनेशनल मार्केट से, उसको कम करने की ज़रूरत है, ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया इज अ लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ जूट टेक्सटाइल के बारे में बात करेंगे, ठीक है? India is the largest producer of raw jute and jute good
jute goods and stand at the second place as the exporter after बांग्लादेश। ठीक है। अब क्या है कि जो जूट से प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है ना, उसमें बांग्लादेश का पोजीशन फर्स्ट नंबर पे है ना। लेकिन जूट प्रोड्यूस करने में इंडिया नंबर वन पे है। दोनों बातें अलग अलग है। ठीक है। जूट से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका एक्सपोर्ट बांग्लादेश है ना सबसे ज्यादा करता है। लेकिन जूट रॉ रॉ जूट प्रोड्यूस करने में इंडिया है ना सबसे ज्यादा करता है। तो रॉ जूट प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक फर्स्ट है ना। लेकिन जूट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने में बांग्लादेश नंबर वन है। ठीक है। ये बात समझिए क्यों। क्योंकि जब पार्टीशन हुआ ना, क्योंकि पहले बांग्लादेश क्या था, पाकिस्तान का पार्ट था। जब पार्टीशन हो गया तो लगभग 80 है ना जो फैक्ट्री है, मिल्स है, जूट मिल्स है, वो किसको पहुंच गई, बांग्लादेश को पहुंच गए। ठीक है। सारे कहाँ लोकेटेड है, मोस्ट ऑफ द लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल अलॉन्ग विथ है ना हुगली रिवर पे। ठीक है। अब क्या हुआ, पार्टीशन के बाद क्या हुआ कि जूट मिल्स रिमेन्ड विद द इंडिया, बट थ्री फोर्थ ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू द बांग्लादेश। ठीक है। अब रॉ जूट को फैक्टर ना ये सारे जो हुगली बेसिन है कोलकाता में, वो ये एरिया क्यों इम्पोर्टेंट है जूट के लिए, जूट प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि है ना जो भी रॉ मटेरियल है उसके आसपास होती है ना। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है ना। वाटर पहुंचाने की जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो वहाँ पे कम पैसे लग रहा है ना। रेलवे रोड और वाटर का नेटवर्क भी बहुत अच्छा है ना। चीप लेबर भी बहुत है वहाँ पे। इसलिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जूट। ठीक है। अब ये सारे जो रीजन है, वेस्ट बंगाल है ना, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, these are the very important places for the production of jute and supplying है ना cheap labor to the है ना jute industry। ठीक है। अब कुछ बात करेंगे कि ये जो जूट इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन फेस कर रही है ना, बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। ठीक है। तो इसको सुधारने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेशनल जूट पॉलिसी लेके आई। ठीक है ना। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी इंप्रूव करनी है ना, अच्छे प्राइजेस में उसको बेचने हैं। ठीक है ना। एग्रीकल्चर यील्ड जो होती है, जो पैदावार होती है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी होती है फील्ड की, उसकी भी बढ़ाती है। ठीक है। क्योंकि इसकी डिमांड ये सारे रीजन में बहुत ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया है ना, यूके, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, इसके ज्यादा बहुत ज्यादा डिमांड है, इसकी मार्केट बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है ना। लेकिन कुछ कुछ क्या है कि क्योंकि ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी होती है, जो है ना बायोडिग्रेडेबल मटेरियल भी होता है। तो इससे क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट को भी इम्पेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ बात करेंगे कि जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री है वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है। सबसे पहली बात है कि हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ कॉटन है वो बहुत ही कम है। ठीक है ना। ज्यादातर मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया किसके पास पहुंच गई, पाकिस्तान के पास पहुंच गई। जब डिवीजन हुआ, पार्टीशन हुआ, हमारे पास ओल्ड मशीन है, पावर सप्लाई इरेटिक है, पावर सप्लाई कॉन्टिन्यूसली पावर सप्लाई नहीं है ना। लो आउटपुट फ्रॉम द लेबर, हमारी लेबर जो है अनस्किल्ड लेबर है ना। हमारे पास कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट जो होती है ना, सिंथेटिक है ना फाइबर्स होते हैं है ना, जो हमारे पास सिंथेटिक है ना कपड़े जो बनते हैं, नायलॉन के कपड़े बनते हैं, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। ये सारे फैक्टर हैं है ना, वो चैलेंजेस है जो हमारी इंडस्ट्री आजकल में फेस कर रही है। ठीक है। अब बात करेंगे अ, जूट इंडस्ट्री की। शुगर इंडस्ट्री, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइड द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। ठीक है।
अब इंडिया क्या है कि इंडिया का पोजीशन चाइना के बाद सेकंड नंबर पे है ना? जो शुगर शुगर केन प्रोडक्शन है शुगर में, है ना? लेकिन पहला पोजीशन है जो शुगर केन जो शुगर के बाय प्रोडक्ट होते हैं, जैसे गुड़ बनते हैं, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री जो शुगर इंडस्ट्री है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि जो उसका रॉ मटेरियल है वो बड़ा बल्की होता है, ठीक है ना? बल्की होता है और उसमें क्या होते हैं, और उसकी हॉलेज हॉलेज होती है। हॉलेज का मतलब ये हो गया कि ये वेट लूजिंग है ना रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है ना? अब जो भी हमारे शुगर मिल है और जो जहाँ पे गन्ने का पैदावार होता है ना? शुगर केन फील्ड है, ठीक है ना? वहाँ से शुगर मिल की इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, तो क्या होगा कि उसका कंटेंट जो सुक्रोज़ कंटेंट है, जो उसमें शुगर का कंटेंट है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो है ना अ, लूजिंग है ना? वेट लूजिंग मटेरियल है। सारे सुक्रोज़ कंटेंट है ना ट्रांसपोर्टेशन में है ना कह सकते हैं कि कम हो जाते हैं, ठीक है? मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया हमारे कौन-कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, है ना? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सारे रीजन क्या हैं? सारे हमारे मिल्क प्रोड्यूसिंग रीजन है। यहाँ पे ज़्यादातर शुगर इंडस्ट्री है ना इंस्टॉल की गई है ना? लेकिन 60% ऑफ द मिल आर इन द उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ठीक है? अब कुछ टेंडेंसी देखने को मिली है कि जो शुगर इंडस्ट्री है, मिल्क इंडस्ट्री है, वो नॉर्थ इंडिया से शिफ्ट हो रही है सदर्न इंडिया तक, वेस्टर्न स्टेट्स तक। क्यों? स्पेशली महाराष्ट्र, क्योंकि दिस इज बिकॉज द केम प्रोड्यूस हियर आर द सुक्रोज कंटेंट। जो वहाँ पे गन्ने की पैदावार होती है उसमें सुक्रोज कंटेंट ज्यादा होता है, मतलब वो ज्यादा भारी होता है, ज्यादा उसमें चीनी की है ना, ज्यादा उसमें चीनी होती है, इसलिए सारी इंडस्ट्री साउथ इंडिया और महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट करती हैं, ठीक है? वहाँ की क्लाइमेट भी कोल्ड क्लाइमेट है, जिसके है ना ज़्यादा क्रशिंग से है ना सीजन प्रोवाइड करता है, क्योंकि है ना क्रशिंग सीजन मीन्स हो गया कि गन्ना एक बार जब हो जाता है तो हमको गन्ने जो ठंडी के टाइम में, विंटर के टाइम में उस गन्ने का क्रशिंग करना पड़ता है, ठीक है ना? तो क्या होता है कि हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं लेकिन बंद पड़ी हैं, है ना? बहुत सारी इंडस्ट्री अपने फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही हैं, ठीक है? इसलिए क्या होता है कि वो डिले हो जाता है उसमें। जितना डिले होगा उतना उसका सुक्रोज़ कंटेंट डिक्रीज़ होने लगता है, ठीक है? अब महाराष्ट्र में क्या होता है, सदर्न इंडिया में क्या होता है, वहाँ पे क्लाइमेट जो होती है कूल क्लाइमेट होती है, जिससे कि किसानों को ज़्यादा समय मिल जाता है अपना, है ना? जो भी शुगर केन है, जो भी गन्ना है, मिल तक पहुँचाने के लिए, ठीक है? मेजर चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले ये सीज़नल नेचर है, ये हमारे सीज़न पे डिपेंड करेगी। जब ठंडी होगी तो उसकी हार्वेस्टिंग होगी, गर्मी होगी तो उसकी बुआई होगी, सोइंग होगा, ठीक है ना? हमारे पास जो मेथड है ना? पुराने मेथड है, ओल्ड एंड द अ, इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है ना? ट्रांसपोर्ट डिले हो जाती है हमारे यहाँ, है ना? ट्रांसपोर्ट हमारी अच्छी नहीं है, इसलिए ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, है ना? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं। दीज़ आर द चैलेंजेस फॉर शुगर इंडस्ट्री। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।